बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 46 मुलाहिज़ा फरमाएं। पादम को पैराडाइज में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे उस वर्कशॉप से नायद माकूल आमदनी होती थी। पैराडाइज जैसी जगहों पर सिर्फ वही लोग जा सकते थे जिनकी आमदनी माकूल बल्कि नायद माकूल हो। पादम मेरा साथ देने पर आमादा था। अगर पेड्रो दारा को उसके बारे में पता चल गया तो मैं इससे आगे नहीं सोचना चाहता था। ठीक 9:30 बजे पहले गली में किसी गाड़ी के रुकने की और फिर काल बैल की आवाज सुनाई दी। वह बरामदे में आ गया। सुखदर ने जाकर गेट खोला। अब उसे पातम के बारे में बताना भूल गए थे। पातम शायद उसे प्रसाद के बारे में पूछ रहा था और सुखदर बड़े करख्त लहजे में बता रहा था कि यहाँ कोई प्रसाद नहीं रहता। पातम ने गेट के ऊपर से मुझे बरामदे में देख लिया था। मैंने भी उसकी एक झलक देख ली और सुखदर को आवाज देकर कहा कि वो उसे अंदर ले आए। 3 मिनट बाद पातम हमारे साथ प्रसाद वाले कमरे में मौजूद था। प्रसाद की हालत देखकर वो इस कदर जज्बाती हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उसी वक्त इंकिशाफ हुआ कि वो दोनों आपस में दूर के रिश्तेदार भी थे। तुमने प्रसाद को उन दरिंदों से बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बास। पातम मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुमने मुझे बेमोल खरीद लिया है। प्रसाद ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था। मेरा ख्याल था कि शायद अब मैं प्रसाद को कभी नहीं देख सकूंगा, लेकिन मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया पातम। मैंने उसकी बात काट दी। प्रसाद मेरा दोस्त है। मैंने तो सिर्फ दोस्ती का रिश्ता निभाया है। प्रसाद ने कई मर्तबा अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचाई थी। इस मर्तबा मैं और मेरे ये दोस्त इसके काम आ गए। पातम देर तक कुछ नहीं बोल सका। वो बारी बारी हम सब की तरफ देखता रहा। नविता को देखकर उसके होंठों पर बहुत खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो नविता को कई मर्तबा प्रसाद के साथ देख चुका था। पातम की बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो भी प्रसाद की तरह वफादार और जान की बाजी लगा देने वाला है। उसकी एक मिसाल में गुज़िश्ता रात भी देख चुका था। उसने अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे और थाई को वहां से भागने में मदद दी थी। अगर वो पकड़ा जाता या गुज़िश्ता रात दुश्मनों की नजरों में आ चुका होता तो अब तक शायद वो जिंदा ना होता। मुझे बताओ बास। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे क्या करना चाहिए? तुम मुझे हुक्म दो, मैं पेड्रो के तमाम अड्डों को आग लगाकर राख कर डालूंगा। अभी नहीं, मैंने कहा, अभी तुम्हें पेड्रो के बारे में मालूमात हासिल करनी है। ये सोचना है कि उसे किस तरह घेरा जा सकता है। वह चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर बात जारी रखते हुए बोला, दारा तो इसमें मामूल 2-4 रोज गायब रहेगा, लेकिन हमें यह मालूम करना है कि दारा और शांग के दरमियान किस किस्म की डील हो रही है या होने वाली है। मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि दारा चीफ आंग और किम के साथ मिलकर मुनशियात की स्मगलिंग का सिंडिकेट कायम करना चाहता था और उसे अंदेशा था कि मेरा बाप उसके रास्ते की रुकावट बनेगा। उसने मेरे बाप और मेरी माँ को कत्ल कर दिया। अब मैंने ये अहद कर रखा है कि दारा को उसके इस घिनौने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। कुछ अर्सा पहले मैंने सिंगापुर में उसके सिंडिकेट को इब्तदाई मरहले ही में उखाड़ फेंका था। ये दुरुस्त है कि हम 2-4 आदमी पूरी दुनिया से इस बुराई को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसे खत्म करने में अपना किरदार तो अदा कर सकते हैं। ये थाई वांग, मैंने थाई की तरफ इशारा किया, मेरा साथ देने के चक्कर में अपना सब कुछ तबाह कर चुकी है। इसके बंगले को जलाकर राख कर दिया गया। ये जानकी देवी एक मुअज़्ज़ज़ पेशे से वाबस्ता है। इसने अपने आप को दाव पर लगा रखा है। और ये नविता, इसे मुझसे क्या लालच हो सकता है? ये अगर चाहती तो पहले ही रोज चियांग राय वापस चली जाती और इत्मीनान और सुकून की जिंदगी गुजारती, लेकिन अब ये भी चारों तरफ से खतरात में गिर चुकी है। इन सब की जिंदगियां दाव पर लगी हुई हैं, लेकिन ये लोग खौफजदा नहीं। प्रसाद की हालत तुम देख रहे हो। ये सब कुछ किस लिए हुआ? टाइगर, दारा या पेड्रो से तो इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। ये मेरी वजह से इस मामले में कूदा और अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी। अपना ये अशर होने के बाद तो इसे चाहिए था कि मेरी तरफ से मुंह फेर लेता और किसी और जगह जाकर महफूज जिंदगी गुजारता, लेकिन इसके इरादे अब भी वही हैं जो पहले थे। मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा साथ दोगे तो तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। मैं तुम्हें सोचने का मौका देना चाहता हूँ। मैं खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगा। सोचने का मौका तो निकल चुका, पातम ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर कोई सोचने वाली बात होती तो कल रात तुम्हें चीफ आंग के खतरे से आगाह ना करता और तुम दोनों को वहां से निकलने में मदद भी ना देता। ठीक है, मैंने कहा, अब तुम बताओ, तुम्हारे ख्याल में पेड्रो को कैसे घेरा जा सकता है? सबसे पहले मैं पेड्रो से इसलिए भी निमटना चाहता हूँ कि इस तरह दारा का जोर टूट जाएगा। पेड्रो को घेरने का एक बहुत आसान तरीका है, पातम ने कहा। उसकी एक महबूबा है लीवान, बहुत हसीन और बड़े गजब की चीज है। अगर उसे अपने काबू में कर लिया जाए तो पेड्रो बिला चूंओ चरा हथियार डाल देगा। नहीं, मैंने फौरन ही इनकार कर दिया। इसमें शुबा नहीं कि वो लोग ऐसी हरकतें कर चुके हैं, लेकिन मैं उन तक पहुंचने के लिए किसी औरत पर हाथ नहीं डालना चाहता। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि पेड्रो की सरगर्मियों पर निगाह रखो, उसके मामूलात को चेक करो और ये पता चलाओ कि वो अपना ज्यादा वक्त कहाँ गुजारता है। उसके बाद हम कोई कार्रवाई करेंगे। ठीक है, पातम ने कहा। मैं ये काम आज ही से शुरू कर देता हूँ। पैराडाइज रेस्टोरेंट यहाँ से बहुत करीब है, मैं सीधा वहीं जाऊंगा और अगर पेड्रो वहां ना हुआ तो ये पता चल जाएगा कि वो कहाँ मिल सकता है। यहाँ का फोन नंबर से नशीन कर लो। कोई गैर मामूली बात हो तो फौरन इतला दे देना। एक बात और, मैंने कहा, मुझे एक गाड़ी भी चाहिए।
गाड़ी तो मिल जाएगी, बाहर खड़ी है, पाथम ने जवाब दिया। ये गाड़ी दरअसल एक कंपनी की थी जो एक हादसे के बाद मेरे वर्कशॉप पहुंच गई। लंबा खर्चा था, गाड़ी कई महीनों से मेरे वर्कशॉप में खड़ी रही। इसी दौरान में वो कंपनी भी खत्म हो गई। कुछ अर्सा पहले मैंने इस गाड़ी को ठीक कर लिया। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर अब भी उसी कंपनी के नाम है। तुम लोग आज़ादी से इस्तेमाल कर सकते हो। ये चाबी संभालो, मैं ये गाड़ी यहीं छोड़ जाऊंगा। उसने जेब से एक की रिंग निकाल कर मेज पर रख दिया। उसमें 3-4 चाबियां थी, एक इग्निशन की, एक दरवाजे की और एक डिक्की की। 10:30 बजे के करीब पाथम चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि प्रसाद पर गुनूदगी तारी होने लगी थी। जानकी ने उसे पीने की जो दवा दी थी उसमें नींद का भी असर था और वो दवा पीने के बाद सो जाया करता था। हम उसके कमरे से उठकर हाल में आ गए। अभी वहां बैठे हुए 2-3 मिनट ही गुजरे थे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। थाईवंग ने रिसीवर उठा लिया। कुछ देर बाद यस यस करती फिर एकदम उछल पड़ी। क्या? उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे मुखातिब की बात का यकीन ना आया हो। ये कब की बात है? तुम्हें कैसे पता चला? वो कुछ देर रिसीवर से कान लगाए रही, फिर उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। कांग के पास एक दिलचस्प इतला है। यस कांग, मैंने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। एक अहम इतला है बास, कांग ने कहा। आज शाम 6 बजे के करीब शोरानी ने दारा पर कातलाना हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया है। दारा रोपोश है और शोरानी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। क्या तुम इस वाक़े की तफसील बताना पसंद करोगे? मैंने कहा। दारा कल रात तुम्हारे साथ होने वाली झड़प में फरार होने के बाद अली बाबा पहुंच गया था। ये बहुत बड़ा इंडियन रेस्टोरेंट है और यहाँ खास लोगों के लिए रिहाइश का बंदोबस्त है। उस रेस्टोरेंट की मालिक सीता नाम की एक हिंदू औरत है। उसने बैंकॉक, पताया और चियांग राय में भी इस नाम से रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। उन रेस्टोरेंटों में गैर मुल्की मेहमानों को हिंदुस्तानी औरतें भी सप्लाई की जाती हैं। दारा ने किसी तरह सीता को अपने कब्जे में कर लिया। वक्तन फवक्तन यहाँ वो आता रहता। ये एक तरह से उसका खुफिया ठिकाना था जिसका उसके साथियों को भी इल्म नहीं था। कल रात वो भी भागकर यहाँ आ गया। आज शाम उसने फोन करके शोरानी को यहाँ बुला लिया। शोरानी के आने के थोड़ी देर बाद उस कमरे से शोर की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे वो लड़ रहे हों। फिर फायर की आवाज सुनाई दी। 2 गोलियां चली थी। उसके थोड़ी देर बाद दारा कमरे से निकलकर दौड़ता हुआ नजर आया। वो रेस्टोरेंट की इमारत के अकबी समत गया था। उसके बाएं बाजू और एक टांग से खून बह रहा था। शोरानी भी कमरे से निकलकर उसके पीछे भागी। उसके हाथ में पिस्तौल था। रेस्टोरेंट की इमारत की अकबी सम से भी फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ ही देर बाद शोरानी दौड़ती हुई वापस आई। वो शायद सामने वाले गेट से बाहर जाना चाहती थी जहां सड़क पर उसकी कार खड़ी थी, लेकिन ठीक उसी लम्हे 2 पुलिस वाले गेट से अंदर दाखिल हुए। उन्होंने शोरानी पर रिवाल्वर तान लिए। शोरानी ने मुजाहमत किए बगैर अपने आप को उनके हवाले कर दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि वो आज ही रात किसी वक्त पुलिस के शिकंजे से छूट जाएगी। उसके चाहने वाले बहुत हैं और उनकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक है। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? मैंने उसके खामोश होने पर पूछा। एक वेट्रेस जो महाराज के जिम्नाजियम से ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी है, कांग ने कहा। तुमने ये भी मालूम कर लिया होगा कि शोरानी ने दारा पर गोली क्यों चलाई थी? मैंने पूछा। यस बास, कांग ने कहा। शोरानी को इस बात पर गुस्सा था कि दारा कल रात उसे जख्मी हालत में दुश्मनों के रहम और करम पर छोड़कर भाग क्यों गया था। पुलिस वालों के सामने भी वो चीख चीख कर कह रही थी कि वो दारा को जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो ये भी कह रही थी कि दारा उसके 40 लाख बात खा गया है, वो उससे एक एक बात वसूल करेगी। वो बड़ी खतरनाक औरत है बास। उसने बैंकॉक के बड़े बड़े सरमायादारों को अपनी उंगलियों पर निचा रखा है। बहुत हसीन है और वो अपने हुस्न से पूरा फायदा उठा रही है। तुम इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो? मैंने पूछा। पुलिस स्टेशन के सामने एक रेस्टोरेंट है, वहीं पर पब्लिक टेलीफोन बूथ से बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में इस वक्त बड़ी रौनक है। बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ और बाइज़्ज़त लोग शोरानी की मदद के लिए आना शुरू हो गए हैं। अभी 2 आदमी आए हैं, उनमें से एक को तो मैं जानता हूँ। वो शहर का बहुत बड़ा जोरी है। अभी और लोग भी आएंगे। मैंने कहा था ना कि शोरानी बहुत ऊंची शय है। मैं देखना चाहता हूँ कि पूरा फाल किसके नाम निकलता है और कौन खुश नसीब उसे अपने साथ ले जाने में कामयाब होता है। क्या तुम्हारे ख्याल में पुलिस उसे छोड़ देगी? मैंने पूछा। बड़े बड़े लोग उसकी सिफारिश बनकर आएंगे तो पुलिस को उसे छोड़ना ही पड़ेगा। वैसे हमारा कानून बड़ा अजीब है, बड़ी लचक है इसमें। ये बज़ाहिर इक़दाम कत्ल का केस है, लेकिन जिस शख्स पर कातलाना हमला किया गया वो मौजूद नहीं। पुलिस अपने तौर पर इक़दाम कत्ल का केस दर्ज कर सकती है, लेकिन इतने मुअज़्ज़ज़ीन के होते हुए ये केस दर्ज नहीं हो सकता। ठीक है कांग, मैंने कहा। वहाँ की सूरत हाल का जायजा लेते रहो। कोई और अहम बात मालूम हो तो मुझे बताना। जरूर इतला दूंगा लिटिल मास्टर, कांग ने कहा और फोन बंद कर दिया। मैंने भी रिसीवर रख दिया और थाई वगैरह को कांग से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करने लगा। आखिर में मैंने कहा, यह हमारे लिए एक अच्छी खबर है। दारा खुद ही अपने दोस्तों से महरूम हो रहा है। गोल्डन ट्राई एंगल से ताल्लुकात इस्तवार करने के चक्कर में वो चीफ वांग और किम को भी नजरअंदाज कर रहा है और मुझे यकीन है कि वो पेड्रो को भी धोखा देगा। पेड्रो कल रात मुझे गोली मार देता, मगर दारा ने 30-35 लाख डॉलर मालिद के सोने का लालच देकर उसे डावाडोल कर दिया। और मेरा ख्याल है अब उन दोनों में भी खटपट होने वाली है और उस खटपट का फायदा हम उठाएंगे।
शुरानी बहुत हराफा औरत है, थाई ने कहा। उसके बारे में तुम्हें पातम ने बताया था और मैंने भी। अगर वो पुलिस के चुंगल से निकल आई तो वो वाकई दारा को जिंदा नहीं छोड़ेगी, लेकिन क्या इस तरह वो पेड्रो से टक्कर नहीं ले लेगी? मैंने कहा, दारा पेड्रो का पार्टनर है। गोल्डन ट्राइएंगल वाला मंसूबा टाइगर और दारा ने बनाया था। टाइगर तो अपने अंजाम को पहुंच चुका था। पेड्रो उसका जानशीन है, क्या वो इस अपने मंसूबे से पीछे हटेगा? जबकि दारा ने उसे 30-35 लाख डॉलर मालिर के सोने का लालच भी दिया है। अगर ये दारा उस सोने तक कभी नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन उसने बहरहाल पेड्रो को उस जाल में फांस तो लिया है। और मेरा ख्याल है पेड्रो भी हरगिज नहीं चाहेगा कि दारा को कोई नुकसान पहुंचे। वो हर कीमत पर उसकी हिफाजत करेगा। ये तो वक्त बताएगा कि क्या सूरत सामने आती है, हमें तो सिर्फ इंतजार करना है। ये बात जानकी ने कही। इस वक्त 11:15 बज रहे थे। नवीता जमाइयां लेती उठकर कमरे में चली गई। डॉक्टर जानकी भी उठने की तैयारी कर रही थी कि फोन की घंटी बजी। इस मर्तबा रिसीवर मैंने ही उठाया। हेलो के जवाब में कांग की आवाज सुनकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। यकीनन कोई अहम बात थी। कांग बोल रहा हूँ लिटिल मास्टर। यस कांग, कोई खास बात? मैंने पूछा। बहुत ही खास बात है, कांग ने कहा। शोरानी को गोलियों से छिलनी कर दिया गया है बॉस। क्या? मैं उछल पड़ा। तफसील बताओ, ये सब कुछ कैसे हुआ? मैंने कहा और सामने बैठी हुई जानकी और थाई की तरफ देखने लगा। मेरी इस तरह उछलने पर उन दोनों के चेहरों पर भी तजस्सुस के आसार उभर आए थे। मैंने टेलीफोन सेट पर सफेद रंग का वो बटन दबा दिया जिससे सेट में लगे हुए स्पीकर का सिस्टम ऑन हो गया। अब इस फोन पर होने वाली दोनों तरफ की गुफ्तगू कमरे में बैठे हुए दूसरे लोग भी सुन सकते थे। ये सिर्फ 15 मिनट पहले की बात है बॉस। टेलीफोन के स्पीकर पर कांग की आवाज उभरी। पहले जब मैंने तुम्हें फोन किया था, उसके बाद शहर के 3 और मुअज्जिज़ीन शुरानी की सिफारिश बनकर पुलिस स्टेशन आए थे। शुरानी की अहमियत का अंदाजा तुम इस बात से भी लगा सकते हो कि उन लोगों को आधी रात के वक्त खुद पुलिस स्टेशन आना पड़ा। हालांकि टेलीफोन पर भी उनकी बात नहीं टाली जा सकती थी। बहरहाल 15 मिनट पहले वो लोग एक एक करके थाने से चले गए। आखिर में शुरानी उस जोरी के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकली जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। शुरानी के होठों पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट थी और वो जोरी भी यूं गर्दन ताने चल रहा था जैसे उसने बहुत बड़ा मार का सर किया हो। वो दोनों पुलिस स्टेशन से निकलकर गेट से चंद गज आगे जोरी की कार की तरफ बढ़ गए। रेस्टोरेंट के सामने खड़े हुए बहुत से लोग ये मंदिर देख रहे थे और फिर लोगों ने वो खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंदिर भी देखा। कांग चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर बात जारी रखते हुए बोला, शुरानी और वो जोरी कार में बैठे ही थे कि पीछे से आने वाली स्याह रंग की कार उनके करीब रुक गई। स्याह रंग की उस कार से 2 आदमी उतरे। उन दोनों के चेहरों पर नकाब थे और हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें। उन्होंने अपनी कार से उतरते ही जोरी की कार पर फायर खोल दिया। हमलावरों ने शुरानी और जोरी पर पूरे मैगजीन खाली कर दिए और अपनी कार में बैठकर फरार हो गए। ये सारी कार्रवाई 1 मिनट में मुकम्मल हो गई। एक लम्हे को तो लोग कुछ नहीं समझ सके। मुझ पर भी सख्ते की सी कैफियत तारी हो गई थी और जब होश आया तो सबसे पहले दूसरों की तरह मैं भी दौड़कर जोरी की कार के करीब पहुंचा। कार तो छिलनी हुई ही थी, वो दोनों भी छिलनी हो गए। शुरानी के जिस्म में तो इतने सुराख हुए थे कि उन्हें गिनना भी शायद मुमकिन ना हो। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, तुम्हारे ख्याल में हमलावर कौन हो सकते हैं? पेड्रो के आदमी, कांग ने बिला झिझक जवाब दिया। शुरानी ने अली बाबा रेस्टोरेंट में खुलकर धमकियां दी थी कि वो दारा को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसने पेड्रो को भी गालियां दी थी। पेड्रो अपने किसी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता और वैसे भी दारा आजकल उसका दस्ते रास बना हुआ है। वो दोनों आजकल किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पेड्रो किस तरह बर्दाश्त कर सकता है कि दारा को कोई नुकसान पहुंचे? कांग ने वही बात कही थी जिस पर हम कुछ देर पहले तबसरा कर रहे थे। पुलिस का क्या ख्याल है? मैंने पूछा। क्या पुलिस भी ये समझती है कि कातलों का ताल्लुक पेड्रो के ग्रुप से है? पुलिस ने अभी कोई तबसरा नहीं किया, कांग ने कहा। अभी तो उन दोनों की लाशें कार में पड़ी हैं। पुलिस इस इलाके को घेरे में ले रही है। बड़ी खलबली मची हुई है। अफसरान आलों को इस वाक़े की इतला दे दी गई है और मेरा ख्याल है कुछ ही देर में शहर की नाकाबंदी करके तमाम सड़कों पर चेकिंग शुरू हो जाएगी। क्या पुलिस उन लोगों को पकड़ सकेगी? मैंने पूछा। नामुमकिन बास, कांग ने कहा। हमलावरों ने जिस तरह ये कार्रवाई की उससे अंदाजा होता था कि वो तरबियत याफ्ता थे। ऐसी कार्रवाइयां बड़ी प्लानिंग से की जाती हैं। पुलिस अब उन लोगों की गर्द को भी नहीं पा सकेगी। अब तक तो वो लोग अपने महफूज ठिकानों तक भी पहुंच चुके होंगे। वैसे मेरा ख्याल है पुलिस इस दौरे कत्ल का इल्जाम पेड्रो और दारा पर लगाने में देर नहीं लगाएगी। ठीक है कांग, मैंने कहा। अगर तुम्हें कोई दुश्वारी पेश ना आए तो मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करो और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस इलाके से निकल जाओ। यस बॉस, कांग ने कहा और फोन बंद कर दिया। मैंने भी रिसीवर रख दिया और जानकी और थाई की तरफ देखने लगा। उन्होंने भी सारी बातें सुनी थी लेकिन कोई तबसरा करने की बजाय खामोश बैठी मेरी शक्ल देखती रही। मुझे शुरानी या उसके आशिक जोरी के कत्ल का कोई अफसोस नहीं था। एक रात पहले ही तो मैंने उसके बारे में सुना था। सबसे पहले पातम ने बताया था कि वो एक मसाजर थी, बेपनाह हसीन और जवान थी और उसने अपने हुस्न और शबाब से भरपूर फायदा उठाया था और बड़े बड़े लोगों को अपने हुस्न के जाल में फांस कर दौलत समेटना शुरू कर दी थी। दौलतमंदों में भी वो जोरी उसका पहला शिकार था जिसने उसे बहुत शानदार बंगला भी खरीद कर दिया था।
इसी दौरान में शुरानी के दूसरे लोगों से भी ताल्लुकात हो गए थे और उसने जोरी को ठींगा दिखा दिया था और अब वही जोरी उसके साथ जहन्नुम के सफर पर रवाना हो गया था। ये मालूम होने के बाद कि शुरानी और दारा में इस हद तक अनबन हो गई है कि शुरानी उसे मौत के घाट उतारने पर तैयार हो गई थी। मैंने एक मंसूबा भी बना लिया था। मेरा ख्याल था कि इस सूरत से फायदा उठाते हुए मैं शुरानी को अपने साथ मिलाने की कोशिश करूंगा और इस तरह दारा और पैडूर के खिलाफ एक नया महाल बन जाएगा। लेकिन शुरानी के कत्ल से मेरा सारा मंसूबा खाक में मिल गया था। कांग ने बताया था कि अली बाबा रेस्टोरेंट में दारा को कम से कम 2 गोलियां लगी थी, एक बाजू में और एक टांग में। वो वहां से भागकर सीधा पैडरू के पास ही पहुंचा होगा। इस सूरत ने पैडरू को भी हिलाकर रख दिया होगा। शुरानी के बारे में वो भी अच्छी तरह जानता था। उसे अंदाजा हो गया था कि शुरानी ने चिल्ला चिल्लाकर जो धमकियां दी थी वो महज धमकियां नहीं होंगी। इन धमकियों पर अमल करने में उसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। उसके लिए एक इशारा ही कर देना काफी होगा। पैडरू ने धमकियों से सिर्फ दारा के लिए ही नहीं, अपने लिए भी खतरा महसूस किया होगा। वो दारा के साथ मिलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और वैसे भी दारा ने उसे 30-35 लाख डॉलर मालियत के सोने की उम्मीद दिलाई थी। वो किस तरह बर्दाश्त कर सकता था कि दारा उसके हाथ से निकल जाए। उसने दारा को शुरानी की किसी मुमकिना इंतकामी कार्रवाई से बचाने के लिए शुरानी ही को ठिकाने लगा दिया था। शुरानी को कत्ल करने के लिए किसी और वक्त और जगह का इंतखाब भी कर सकता था, लेकिन पुलिस स्टेशन के सामने उसने ये कार्रवाई इसलिए की थी कि शायद वो पुलिस को भी ये पैगाम देना चाहता था कि वो अपने खिलाफ कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा ख्याल था कि हम शुरानी को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। मैंने थाई और जानकी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मामला सारा ही गड़बड़ हो गया। शुरानी का अंजाम तो यही होना था। थाई ने गहरा सांस लेते हुए कहा। वो बहुत लालची औरत थी। अगर वो अक्लमंद होती तो उस जोरी के साथ रहकर सारी जिंदगी आराम और सुकून की जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन लालच और हिरस ने बिलाकर उसे भयानक अंजाम तक पहुंचा ही दिया। शुरानी बहुत दिनों से दारा के साथ थी। दारा उसके घर भी आता रहा होगा और मेरा ख्याल है कि उसके घर से भी दारा के बारे में कुछ मालूम हो सकता है। जानकी ने कहा, इस वक्त शुरानी के घर का रुख करना खतरनाक होगा। मैंने कहा, एक तरफ पुलिस ने मकान की निगरानी शुरू कर दी होगी और दूसरी तरफ पैडू और दारा भी उसी ताक में होंगे। नहीं जानकी, फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि खामोश बैठे सूरत हाल का जायजा लेते रहे। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया। बाएं बाजू में अब भी तकलीफ थी। थाई अगरचे सुबह शाम अपनी मखसूस दवा से मेरे बाजू की मालिश किया करती थी, लेकिन ये बात भी मैं अच्छी तरह जानता था कि कोई तकलीफ फौरी तौर पर रफा नहीं हो जाती, उसमें 2-4 दिन तो लगते ही हैं। थोड़ी देर बाद थाई भी कमरे में आ गई। जानकी अपने कमरे में जा चुकी थी। थाई ने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया तो मैं चौंके बगैर ना रह सका। रात को सोते वक्त अगर ये दरवाजा बंद कर दिया जाता था, लेकिन बोल्ट कभी नहीं चढ़ाया जाता था। और आज जब मैंने थाई को देखा तो मुझे ये समझने में देर ना लगी कि मामला क्या है। थाई के चेहरे पर हल्की हल्की सुर्खी तो मैं सुबह ही से देख रहा था और उसके चेहरे की सुर्खी इस बात की अलामत थी कि थाई की पीठ खुजाने लगी थी। इसका मतलब था कि मेरी शामत आने वाली थी। थाई ने खिड़कियों के सामने पर्दे भी खींच दिए और मेरे पास आकर बेड पर बैठ गई। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। उसने पुश्त पर से कमीज ऊपर खींच ली। जरा मेरी पीठ खुजा दो, बहुत जलन हो रही है। मुझे थाई के साथ रहते हुए अरसा बीत चुका था। उसे मैंने बिल्कुल बरना हालत में भी देखा था। उसने मुझे कभी हिजाब नहीं रखा था। बाजू का तो ऐसा भी होता था कि वो मेरे सामने ही खड़े होकर कपड़े बदलने लगती, लेकिन थाई के बारे में मेरे ذहन में कभी ऐसा कोई ख्याल नहीं आया था। उसकी तरफ देखते हुए मेरी आंखों में कभी मैल नहीं आया था। थाई मेरे साथ सोया करती थी। वो अक्सर मुझे अपने साथ लिपटा लिया करती थी, लेकिन मैंने कभी उसे आपे से बाहर होते नहीं देखा था। और उस रोज महाराज ने ठीक ही कहा था कि मैं वाकई बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जानकी और थाई जैसी औरतें मिली थी, जिनकी नजरों में मैल नहीं, जिनकी नीयतों में फतूर नहीं, जिनके दिलों में हवस नहीं है। जानकी से भी अगरचे बड़ी हद तक बेतकल्फी थी, लेकिन ऐसा कोई वक्त नहीं आया था कि उसे परखने का मौका मिलता। अलबत्ता शर्म वाली वो रात मुझे अब भी याद थी जब जानकी ने मुझे अपने साथ लिपटा लिया था और मेरे रुखसारों पर बोसे देने लगी थी। वो सब कुछ माहौल और जरूरत के तहत हुआ था। उसमें किसी सफली इरादे को दखल नहीं था। वैसे मैं जानकी के बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता था कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। थाई मेरे सामने बैठी हुई थी। मैंने अक्सर उसे इससे भी अजीब तर हालत में देखा था, लेकिन कभी कोई ऐसी बात ज़हन में नहीं आई थी। मगर इस वक्त उसका सुर्खी मायल गुदाल बदन देखकर न जाने क्यों मुझे अपने सीने में गुदगुदी महसूस होने लगी। मेरा दायां हाथ गैर इरादी तौर पर हरकत में आ गया और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी गुदाल पीठ को सहलाने लगा। मुझे लग रहा था जैसे मैं रेशम पर हाथ फेरा हूँ। नाखनों से खुजाओ जरा जोर से, थाई ने कहा, लेकिन शायद उसकी आवाज सुनाई नहीं दी थी या मैं उसका मफहूम नहीं समझा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीठ सहलाता रहा। थाई चालना में उसी पोजीशन में आगे को झुकी बैठी रही। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। क्या बात है वैतान, क्या हो रहा है तुम्हें? ओह कुछ नहीं। मैं चौंक गया, बल्कि यूं लगा जैसे नींद से बेदार हुआ हूँ। कुछ नहीं। मैं वाकई गड़बड़ा गया था और फिर अपने आप को संभालते हुए मैंने नाखनों से उसकी गुदाद जिल्द को नोचना शुरू कर दिया था।
थाई के मुंह से हल्की हल्की सी सिसकारियां निकलने लगी। मेरा हाथ तेजी से उसकी जिल्द को नोचता रहा। उसके जिस्म पर मेरे नाखूनों से लंबी लंबी खराशें सी पड़ गई और फिर मैंने महसूस किया कि थाई के मुंह से सिसकारियों की बजाय कराहें खारिज होने लगी थी। थाई ने एक बार फिर गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसने कराते हुए भी कहा था, लेकिन मेरा हाथ नहीं रुका। थाई एकदम बेड पर ऊंधी हो गई। मेरा हाथ एक झटके से रुक गया। मैंने पहली मर्तबा आंखें खोल कर देखा। मेरे नाखूनों से उसके जिस्म पर लंबी लंबी खराशें पड़ गई थी, जिनसे खून भी रसने लगा था। मेरी उंगलियां भी खून आलूद थी। मैं एक झटके से बेड से नीचे उतर गया और दरवाजा खोलकर कमरे से निकल गया और हाल में रुकने की बजाय बरामदे वाला दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। चंद सेकंड बरामदे में खड़ा रहा और फिर लान में आ गया। वहां बांस की बनी हुई एक मेज और चंद गार्डन चेयर पड़ी हुई थी। मैं कुर्सी पर ढेर हो गया और दोनों पैर सामने मेज पर फैला लिए। ठंडी और ताजा हवा से मेरे दिमाग की तपश कम होने लगी और मैं गहरे गहरे सांस लेने लगा। कई मिनट गुजर गए। मेरी आवाज आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहे थे। मैं कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया और तारीकी में इधर उधर घूरने लगा। बरामदे के साथ वाले कमरे की बत्ती जल रही थी और अंदर कुर्सी पर बैठा हुआ सुखतर मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं उठकर भीगी हुई घास पर टहलने लगा। मेरे हवास अब पूरी तरह बहाल हो चुके थे और मैं सोच रहा था कि मुझे क्या हो गया था। ना तो थाई मेरे लिए अजनबी थी और ना ही उसका बदन। मैं 20 मरतबा उसे अपने सामने बेलिबास देख चुका था। उसे लिपट कर सोया था। कभी मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया था, लेकिन आज यकायक मुझ पर वहशत क्यों तारी हो गई थी। मेरा ज़हन परागंदा नहीं था, कोई शैतानी ख्याल नहीं था, लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ था। मैं देर तक भीगी हुई घास पर टहलता रहा और फिर कुर्सी पर बैठ गया। मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं था। वो शायद रात का आखिरी पहर था। गिरती हुई शबनम से मेरी कमीज भीग गई। दिमाग इस तरह ठंडा हो रहा था जैसे बर्फ जम गई हो। मैंने कुर्सी की पूंछ से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली और फिर अपने कंधे पर हल्का सा बोझ महसूस करके मैंने आंखें खोल दी। मेरे दिल में सुखदर का ख्याल उभरा था। मैंने सोचा शायद वो भी मुझे देखकर बाहर आ गया है। मैंने सर उठाकर देखा तो चौंक गया। वो थाई वांग थी। शबनम पड़ रही है, तबीयत खराब हो जाएगी, चलो अंदर आ जाओ। मैं कुछ कहे बगैर उठ गया। बाहर ठंड में बैठे रहने से मेरे बाजू में दर्द होना शुरू हो गया था। थाई मुझे कमरे में ले आई। मैंने सामने लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। 3:30 बज रहे थे। थाई ने फिर दरवाजा बंद कर दिया। मेरी शर्ट बिल्कुल भीगी हुई थी। थाई ने बच्चों की तरह मुझे अपने सामने खड़े करके मेरी कमीज उतारी और अलमारी से दूसरी कमीज निकाल कर पहनाई और पैंट बाथरूम में ले जाकर टांग दी। तुम्हारी ये पैंट भी भीगी हुई है, जाओ बदल कर आओ। उसने बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैंने बाथरूम में जाकर पैंट तब्दील की और बाहर आ गया। थाई गहरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी और फिर उसने आगे बढ़कर दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। मैंने थाई की तरफ देखा और फिर बेइख्तियार होकर उससे लिपट गया। मेरे मुंह से सिसकी निकल गई। थाई मुझे लेकर बेड पर लेट गई। मैं अब भी थाई से लिपटा हुआ था। मैंने अपना चेहरा थाई के सीने में छुपा लिया। थाई मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी और फिर मेरे ज़हन पर गुनूदगी सी तारी होने लगी और मैं गहरी नींद सो गया।